हाँ भाई, तो यहाँ पर हम एरे के मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर जो आपके पास पॉप है वो क्या काम करता है कि भाई, अब जैसे कि मैं यहाँ पॉप के अंदर ना एक वैल्यू दे रहा हूँ और वो वैल्यू है लेट्स से हुज़ैफा। कंसोल पे मैं आता हूँ अपने और यहाँ पर क्या कह रहा है, तलहा। अच्छा, अब ना एक बात नोटिस करना यहाँ पे, तो छोड़ो उसको, भूल जाओ अभी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CLG, ठीक है, और अब मैं करता हूँ एरे, सही है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने पॉप का मेथड यूज़ किया, इसने क्या किया, एरे की सबसे आखिरी जो वैल्यू मैंने डाली थी तलहा, वो यहाँ पे इसने यहाँ से डिलीट कर दी। बात समझ। अगर मैं दोबारा ये वाला मेथड यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे गौर से देखो, एरे डॉट पॉप, सही है। एरे डॉट पॉप का मेथड क्या करता है, एरे की सबसे आखिरी वाली जो वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है, सही है। आई एम एरेड इन द लास्ट ऑफ द एरे, ये आपके पास वैल्यू थी और अब ये यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट दिखा रहा है कि भाई ये वैल्यू आपके एरे में से अब रिमूव हो चुकी है। अगर अब मैं एरे को दोबारा प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ क्या होगा कि अब जो आखिरी वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई पुश का जो मेथड है आपके पास, वो क्या करता है कि आपके पास एरे के लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू ऐड करवा देगा। सिमिलरली जो पॉप का मेथड है वो एरे की जो लास्ट वैल्यू है उसको यहाँ से डिलीट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मजे की चीज़ है, वो है अनशिफ्ट और शिफ्ट। सबसे पहले हम देखते हैं अनशिफ्ट। अब एरे डॉट शिफ्ट, अनशिफ्ट में मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग, सही है। अब मैं आता हूँ अपने कंसोल पे। अब यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे पास अब हो चुकी है टोटल 7 वैल्यूज़। कैसे हुई यहाँ पे 7 वैल्यूज़, अब यहाँ पे हम ज़रा चेक करें कि भाई 7 वैल्यूज़ कैसे हुई है। कंसोल पे आते हैं और कंसोल पे जैसे ही मैं आया, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एरे के शुरू में मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई जो कि है स्टार्टिंग। इससे हमें ये बात पता लग गई कि अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट अनशिफ्ट लिखता हूँ और उसके अंदर कोई एक वैल्यू देता हूँ, तो वो एरे के स्टार्टिंग में जो है वो ऐड करवा देगी वैल्यू। ये बात समझ, यानी कि जो अनशिफ्ट का एक मेथड है एरे का, वो क्या करेगा, एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स है आपका 0th इंडेक्स, उसके ऊपर एक वैल्यू ऐड करवा देगा जो भी आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करोगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और मैं यहाँ पर बोलूँ एरे डॉट शिफ्ट, और यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर बोलूँ लेट्स से क्या लिखें, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंड मान, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास वैल्यूज़ कितनी आ गई, टोटल 8 वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, यहाँ पर देखो गौर से, तो मेरे पास शुरू में एक वैल्यू ऐड हो गई, क्या, तलहा एंड उस्मान। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से आपके पास पुश का मेथड एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ऐड करवा रहा था, उसी तरीके से जो अनशिफ्ट का मेथड है वो एरे के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो वैल्यू को ऐड करवाएगा। और अब आप लोग मुझे बताओ कि जो शिफ्ट का मेथड है वो क्या करेगा। अब आप लोगों को इतना पता लग जाना चाहिए कि जो मेरा शिफ्ट का मेथड है वो यहाँ पे क्या काम करेगा। हाँ भाई, कौन मुझे बताएगा। कोई बता सकता है, ऐसी तुक्का लगाओ भाई। जब जैसे हमारे पास तो, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं। देखो जिस तरीके से हमारा पुश का मेथड एरे के लास्ट में जो वैल्यू है वो ऐड करवा रहा है, ठीक है। पॉप का मेथड क्या कर रहा है कि एरे के जो लास्ट में जो वैल्यू है उसको डिलीट कर रहा है। सिमिलरली जो अनशिफ्ट का मेथड है वो एरे के स्टार्टिंग में वैल्यू को ऐड करवा रहा है। तो जो शिफ्ट का मेथड है वो क्या करेगा, एरे के स्टार्टिंग में से वैल्यू को डिलीट कर देगा। ये देखो,
क्या आ गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने मुझे बोला तलहा एंड उस्मान जो है वो एरे के अंदर से अब रिमूव हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाऊँ, अब यहाँ पर गौर से देखना कि तलहा एंड उस्मान जो मेरे पास स्टार्टिंग की पहली वैल्यू थी वो अब रिमूव हो चुकी है, देख रहे हो। तो शिफ्ट का मेथड क्या कर रहा है कि भाई स्टार्टिंग से जो हमारे पास वैल्यू है एरे की फर्स्ट वाली जीरो इंडेक्स की, उसको डिलीट कर दे रहा है। दैट्स इट। आ रही है बात समझ? हाँ भाई आ रही है, नहीं आ रही समझ में भाई, या ऐसे ही बैठे हुए खाली बस सुन रहे हो? यस यस सर, आ रही है। बस बताते रहा करो कि आ रही है या नहीं आ रही वैल्यू समझ में, ताकि मुझे पता लगता रहे और कहीं भी मसले मसाइल हो तो आप लोग मुझे बताओ। अच्छा मैं दूसरी मीट बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब दूसरी मीट पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वाली मीट का जो है वो टाइम पूरा हो गया। असल में यार मसला ये हो गया कि जो मीट है ना उन्होंने लिमिट कर दिया टाइम, एक एक घंटे की उन्होंने कर दी है मीटिंग्स, तो हमें एक एक घंटे के स्केड्यूल के हिसाब से मीटिंग्स अपनी चेंज करनी पड़ रही है। यार आप मुझे बताओ अब्दुल हकीम के आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा अभी तक हमारे पास। आ रही है। आ रही है? जी। चलो गुड है। आपका नाम अब्दुल हकीम है क्या है? अब्दुल है ये सर। अब्दुल हई, ठीक है ठीक। अब्दुल हई आप अपने बारे में ज़रा बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो वैसे, थोड़ा सा बताओ कि अपने बारे में। सर मेरा HTML और CSS कंप्लीट है। ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट। सही। और वैसे क्या पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो? मैं क्लास में मैट्रिक का हूँ। अच्छा मैट्रिक पे हो, मतलब आप तलहा और उस्मान के साथ। जी। कजन उनका। ओके। चलो आप लोगों को, चूंकि आप लोग मैट्रिक में हो ना, तो कहीं भी अगर मसले मसाइल आते हैं बीच में तो दोबारा से जो है ना पूछ लिया करो चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी हो मैट्रिक में, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग अपनी ज़िंदगी में सीखी थी तो उस टाइम पर यही होता था कि जो है ना मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें कि भाई चल क्या रही है कहानी, और कहानी हो क्या रही है एक्चुअल में ना। मैं बड़ा परेशान रहता था, लेकिन फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भाई ये ऐसा ही है चीज़ प्रोग्रामिंग, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समझ में आती है। अगर बिल्कुल आप ऐसे बंदे हो कि जिसका प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रहा कभी प्रोग्रामिंग का, तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं। अच्छा अभी तो मेरे ख्याल में उस्मान तलहा आप लोग अगर मैट्रिक में हो तो जो कंप्यूटर की बुक है उसमें आप लोगों की तो मेरे ख्याल में सी लैंग्वेज शायद ऐड कर दी है इन्होंने, या नहीं करी है अभी तक? मैंने सुना था कि कोई कंप्यूटर की बुक सर ऐड कर दिए। करी है ना ऐड, तो आप लोगों ने पढ़ ली है? यस सर। यस सर, पढ़िए स्कूल के अंदर ना, लेकिन इतना जाते नहीं है ना स्कूल, इसलिए। स्कूल जाया करो यार, ये चीज़ें सीखने की होती हैं भाई। चलो इतना मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, तो इंशाल्लाह मसले मसाइल नहीं होंगे। आप बस जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से जाओ, इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा मैंने लिंक भेजी चैट के ऊपर, ज़रा ओपन करो और इसको ज़रा ज्वाइन करो दूसरी क्लास फटाफट, ताकि हम फ़ौरन से जो है फिर आगे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो आप लोग फटाफट से। सान और अब्दुल हई आप भी ज्वाइन करो। अच्छा भाई ये अब्दुल हई साहब कहाँ रह गए, इनको ज़रा आप कोई तला अगर तो बुलाओ। अच्छा आ गए। ठीक है भाई। अच्छा अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों को जिनमें एरे के हमने यहाँ पे डिस्कस किए मेथड्स बड़े डिटेल में, सही है ना। और अब यहाँ पर अच्छा मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लूप्स
क्या चीज़ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जितना हो सका उतना हम डिस्कस करेंगे। देन फिर जो रह जाएगा इंशाल्लाह वो हम जो आने वाली हमारी जो क्लासेस हैं वीक की उसमें डिस्कस करेंगे। और इस पूरे वीक का मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक टास्क दे दूंगा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, तो वो आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना होगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर लूप्स क्यों है, क्या काम आए लूप्स के, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, अभी फ़िलहाल मैं इन तमाम वैल्यूज़ को कमेंट कर रहा हूँ। मुझे बताओ तला, उस्मान, अब्दुल हई, आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे एरे के अंदर से इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा। हाँ भाई, यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, पहले मैं लिखूँगा एरे ज़ीरो। ठीक है, एरे की पहली वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अगर मुझे तमाम वैल्यूज़ स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवानी है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरे पास हुज़ैफ़ा आए, फिर हसान आए, फिर उस्मान आए, फिर 1 2 3 और फिर 2, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है हमारे पास कि हम जो है यहाँ पे एरे लिखें और इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएं। अगर मैं 1 बाय 1 चाह रहा हूँ वैल्यूज़ प्रिंट करवाना, अगर मैं एक साथ नहीं चाह रहा एरे में, अगर मैं एक साथ चाह रहा हूँ एरे की फॉर्म में, तो वो दायरी बात है, मैं डायरेक्टली एरे लिखूंगा और वो मुझे कंप्लीट कंसोल पे पूरा जो मेरा बड़ा सा एरे है वो ला के दिखा देगा। बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा हूँ प्रिंट, यानी कि पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू आए, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू आए, फिर 2 इंडेक्स की वैल्यू आए, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरीके से करवा सकता हूँ प्रिंट। और इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पर मेरे पास आ गई वैल्यूज एफ़ा, सान और उस्मान। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो तरीक़ेकार ये है कि यार मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सारे कंसोल लिखे और उनमें इंडेक्सिंग करी, इंडेक्सिंग करके मैंने तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। लेकिन ये बहुत ना मुश्किल काम है कि मैं क्या हर दफ़ा, मेरे पास ऐसे तो वैल्यू एरे के अंदर बहुत सारी हो सकती हैं। मेरे एरे अभी तो मेरे पास एरे में 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे एरे के अंदर 50 वैल्यूज़ हों, 60 वैल्यूज़ हों। तो क्या मैं 60 मरतबा अपना पूरा पूरा कोड लिखूंगा, यानी कि 60 टाइम्स मैं अपने कंसोल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ लिख लिख के। तो इसका जवाब है कि नहीं। इससे बचने के लिए हमारे पास एरे के अंदर या एरे के अलावा भी हमारे पास एक हमारे पास जो है तरीक़ेकार है जिसे हम बोलते हैं लूप। हम यहाँ पे लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप्स क्या होता है, लूप क्या करता है कि बेसिकली आइट्रेशन के ऊपर काम करता है। आइट्रेशन से मुराद ये हो गया कि स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू को जो है वो प्रिंट करा के ला के दे रहा होता है, जब तक हम उसको बोलते हैं प्रिंट करवाने के लिए। यानी कि जितनी मरतबा हम उसको बोलें वो उतनी मरतबा हमें चला के देगा लूप। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल लो, और आपने एक अपने छोटे भाई को बोला कि भाई आप साइकिल पे जाओ और नागन से लेकर के अपने घर तक या कहीं से भी लेकर के अपने घर तक 10 चक्कर लगाओ। तो वो क्या करेगा, पहले अपने घर से जाएगा नागन तक, नागन से फिर घर पे आएगा, मतलब 10 मरतबा वो चक्कर लगाएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 2 मरतबा राउंड लगा के आओ, तो वो 2 मरतबा राउंड लगा के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लूप्स है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि भाई अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 10 मरतबा रन करे, तो ये खुद ब खुद 10 मरतबा रन करेगा। अगर आप बोलोगे कि भाई 5 मरतबा रन करे, तो खुद ब खुद ये 5 मरतबा जो एरे है या कोई भी अगर आप टास्क उसको असाइन कर रहे हो तो वो उसको 5 मरतबा करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ये आपसे कुछ वैल्यू लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको लूप रन करके दे रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में समझाता हूँ, एंड फिर हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इन्होंने डायरेक्टली एग्जाम्पल से कराया हुआ है। और अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ लूप्स के बारे में कि भाई हमारे पास कितने तरह के लूप्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के लूप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तीनों लूप्स के दरमियान डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। अब फॉर का लूप किस तरीके से काम करता है यहाँ पर ज़रा देखो, ये देखो, इसको मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये नज़र आ रही हैं। चलो जूम कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे
एक कार्स का एक एरे लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है कार की। अब ये क्या चाह रहे हैं कि जो कार की वैल्यूज हैं वो हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में एक बाय स्टेप प्रिंट हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई फॉर का लूप लेंगे मैं, फॉर का लूप लेने के बाद इन्होंने बोला लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन कार्ड्स डॉट लेंथ, और आई में इन्होंने करवा दिया प्लस प्लस, और उसके अंदर प्रिंट करवा दी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग कार्ड्स। अब जो फॉर का लूप है ना वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज कराते हो, सही है। यहाँ पे जैसे कि मैंने इनिशियलाइज कराई इसकी वैल्यू आई की ज़ीरो, मैंने बोला भाई लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये यहाँ पे मैंने करवा दिया आई को इनिशियलाइज ज़ीरो, यानी कि मैंने बोला कि भाई ये ज़ीरो जो है, जो वैल्यू है ये स्टार्ट हो ज़ीरो से, ठीक है। और मैंने यहाँ बोला दूसरी वाली जो कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पे हमें देनी होती है स्टेटमेंट कह लो। स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि लेट से मैं यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। कंडीशन से मुराद ये कोई भी एक कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई ये काम इतनी टाइम्स, या अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आई इज़ लेस देन कार्ड्स डॉट लेंथ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आई जो आपके पास एक वेरिएबल है, जब तक वो कार्ड्स यानी कि आपके पास जो एरे है उसकी जो लेंथ है उससे जब तक छोटा है, जब तक मेरे पास ये लूप यहाँ पे रन होगा। और तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पर मैंने दे दी है आई प्लस प्लस, यानी कि जब भी मेरा लूप चलेगा उसके अंदर यहाँ पे हमेशा आई के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पर कोई अच्छी सी एग्जाम्पल देखता हूँ। अब यहाँ पर देखो हो किस तरीके से रहा है, ये देखो फॉर का लूप इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। पहली स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास, पहली स्टेटमेंट पे आप जो है वो वन टाइम डिफाइन कर देते हो किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर टू क्या होती है, स्टेटमेंट नंबर टू में आप जो है वो कंडीशन को डिफाइन करते हो कि आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका लूप चलेगा, आपका लूप नहीं चलेगा। सिमिलरली स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या होती है कि भाई यहाँ पर या तो आप इंक्रीमेंट करवाते हो या डिक्रीमेंट कराते हो, कि जब भी आपका लूप चलेगा तो जो थर्ड कंडीशन है वो हमेशा आपकी उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे पास, कंडीशन चेक होगी और फिर रन होगा लूप, एग्जैक्टली कंडीशन चेक होगी और फिर आपका लूप रन होगा, सही है। अब कहाँ चलाइए, ये रहा, काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है यहाँ पे ज़रा देखो। स्टेटमेंट नंबर वन में हमने डिफाइन करना होता है किसी वेरिएबल को, हमने डिफाइन किया लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा। दूसरी कंडीशन में मुझे यहाँ पे एक कंडीशन ये लेट से मैंने यहाँ पर कहा फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अच्छा, एरे डॉट लेंथ के बारे में आप लोगों को पता है कि क्या काम करता है एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ बेसिकली उस एरे की जो कंप्लीट लेंथ है वो आप लोगों को लाके यहाँ पे दिखा देगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे एरे की कितनी लेंथ है, इस वाले एरे की। हाँ भाई, 5। 5 है, सही है। इस तरीके से आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी एरे डॉट लेंथ की जगह पे 5। 5 आएगी, एग्जैक्टली। अब एरे डॉट लेंथ यूज़ करने की वजह क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 भी लिख सकता हूँ कि जब तक मेरा जो आई का वेरिएबल है वो 5 से छोटा नहीं होगा, जब तक यानी कि जब तक 5 से छोटा है तब तक मेरा लूप चलता रहे। लेकिन ये मेरा जो आई है वो 5 से बड़ा हो जाएगा या 5 के बराबर भी हो जाएगा ना, तो मेरा लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ पे समझना इस बात को, यहाँ पे मैंने करवा दिया आई में प्लस प्लस। सर वैसे ये आई है क्या चीज? आई देखो, आई बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर लिखते थे ना लेट उस्मान इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप लिखते थे लेट से 1। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लेट जे इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो 3, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल है जिसको आप इनिशियलाइज करा रहे हो किसी भी एक वैल्यू के साथ। हमने यहाँ पे एक आई लिया वेरिएबल, उसको हमने इनिशियलाइज कराया 0 के साथ। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आई लिखूँ,
ऐसे भी लिख सकता हूँ लेट से उस्मान, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि उस्मान के अंदर जो है आप प्लस प्लस करवा दो, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उस्मान, और उस्मान के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हर दफ़ा वैल्यू अपडेट होती रहे, तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट होता रहे मेरे पास। यहाँ पे ज़रा देखो ये रन किस तरीके से करेगा। सही है, अभी मैं ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को कर रहा हूँ कमेंट आउट। अब देखो पहले क्या आया, उज़ैफ़ा आया, फिर हसान आया, फिर उस्मान आया, फिर 1 2 3 आया, फिर ट्रू आया। किस तरीके से आ रहा है, अब यहाँ पे ज़रा इसके फंक्शन को समझो। लेट उस्मान इज इक्वल टू 0, उस्मान की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू उस्मान की 0 है। जब मेरे पास यहाँ पर कंडीशन चेक होगी तो किस तरीके से चेक होगी, उस्मान जिसकी वैल्यू है 0 छोटी है किससे, 5 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। 0 क्या है, छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है ना भाई, कि भाई जब 0 आपने खुद ही बता दिया कि भाई 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब मेरा लूप चलेगा, अब मेरा लूप चला किस तरीके से, मेरे पास लूप में आगे जो उसने देखा क्या देखा कि भाई उस्मान में क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। तो उसने क्या किया, उस्मान के अंदर प्लस कर दी एक वैल्यू, तो अब जो उस्मान की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब मेरा लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे उस्मान की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, 0, 0 यहाँ पे आके क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल जो वैल्यू थी वो आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उस्मान अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद यहाँ पे 1 हो गया। दोबारा मेरा लूप चलेगा, लूप चलेगा तो अब चेक करेगा उस्मान की वैल्यू क्या है, 0 से होकर के क्या हो गया, 1 हो गई, सही है। 1 आया यहाँ पे उस्मान की जगह पे, 1 ने चेक किया कि भाई 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने दोबारा चेक किया कि भाई अब 1 में जो है वो प्लस प्लस हो रहा है, तो अब इसकी वैल्यू जो है उस्मान की वो 1 से हट करके 2 हो गई, और यहाँ पे मेरे पास जो है इंडेक्स के अंदर वो आ गया 1, और 1th इंडेक्स के ऊपर जो भी मेरे पास वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट हो गई, ये देखो हसान के नाम से। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, लेकिन जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 5 आएगा तो मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो मेरा लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखो 5 इज लेस देन 5, क्या ये बात सही है या गलत है, क्या 5 से छोटा है, नहीं। नहीं, सही है। तो इट मीन्स कि मेरी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी कि अब जो मेरा एरे है वो 5वीं वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा, सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास 5वीं वैल्यू ही प्रिंट हो या 5 के बराबर मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू लगा दूंगा। सिंपल मैथ से कि जब भी हम लेस देन इक्वल्स टू करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप जो नंबर आप लिख रहे हो इक्वल टू के बाद उसके बराबर भी अगर मेरे पास नंबर आ रहा है तो तब भी मेरे पास जो कंडीशन है वो रन होगी। सर ये वापसी एक दफा बता दीजिएगा, नेट बंद हो गया था अभी हमारा। मैं बता देता हूँ, पहले मुझे ये बताओ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। ये वाली दूसरी वाली पूछ रहा हूँ मैं, 5 इज लेस देन बट इक्वल्स टू 5, लेस देन ऐसे बराबर। सिंपल मैथ्स से भी आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी ट्रू, होगी। ट्रू है, ट्रू, ट्रू है। ट्रू, ट्रू है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने क्या चीज़ ऐड कर दी है, इक्वल टू। इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो हमने देखा कि ये फॉल्स हो रही थी वैल्यू, लेकिन अब यहाँ फॉल्स हो इक्वल गया। टू आ रहा है, सही है। तो अब मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिमिलरली मैंने जब यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ट्रू के बाद, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 5, ठीक है, और अभी मैं यहाँ से इक्वल टू हटा रहा हूँ, और अब मैं अगर सेव करूँगा तो जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक प्रिंट हो रही हैं, एक कम प्रिंट होगी। अगर मैंने इसको 5 बोला हुआ है तो ये 4 ट्रू तक। वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही 5 आएगा तो वो कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ऐसा ही है। जब तक मेरी वैल्यू 5 से छोटी रहेगी जब तक मेरा जो एरे है वो जो मेरा लूप है वो चलता रहेगा और मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होती रहेंगी। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि यार मुझे 5 तक वैल्यूज़ सारी की सारी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल्स टू भी लगा दूंगा, ताकि अगर मेरा एरे सॉरी मेरी कंडीशन जो है छोटी या बराबर हो जाए तब भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो आ रही हों। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 5 तक आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे फॉर के लूप इस्तेमाल किया है। फॉर के लूप में हमारे पास यहाँ पे
इसकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर 3 स्टेटमेंट होती हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो डिपेंड करती है इनिशियलाइजेशन के ऊपर, कि आप कोई भी एक वैल्यू को, कोई भी एक वेरिएबल को करवाते हो इनिशियलाइज। ठीक है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी कि ये वाली, इसके अंदर आप देते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन कि जिसके ऊपर आपको अपनी जो कंप्लीट लूप है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसको रन करवाना है। यानी कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका जो लूप है वो रन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो आपका लूप जो है वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट पे आप करवाते हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैंने प्रीवियस क्लासों में ये बात डिफाइन की थी, जो हमारी पहली क्लास हुई थी। एक होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, जो अभी यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, कि पहले हमारा लूप चलेगा, उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐड होगी। आ रही बात समझ? यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू जीरो। जीरो की वैल्यू हर जगह आएगी और ये यहाँ पे पहली मरतबा के लिए चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो जीरो है उसमें वन ऐड होगा। सिमिलरली दोबारा मेरा लूप चलेगा तो यहाँ पर दोबारा ये थर्ड स्टेटमेंट तक पहुंचेगा, तो देखेगा कि भाई उस मान में मुझे क्या ऐड करवाना है, एक और वन ऐड करवाने के, प्लस प्लस ऐड करवाना है। तो वो दोबारा उसके अंदर ऐड करवा देगा। यानी कि अब वन से मेरी वैल्यू हो जाएगी टू, थ्री, फोर। इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी और ऐड होती रहेंगी वैल्यू इसमें, इस वाले उस्मान के वेरिएबल के अंदर। आ रही बात समझ? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लूँ लेट ए इज इक्वल्स टू वन, और मैं यहाँ पे बोलूँ ए प्लस प्लस। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? हाँ भाई, अभी इसको भूल जाओ। क्या आ रहा है? वन आ रहा है। सही है। क्यों आ रहा है वन, बताओ, कौन मुझे बताएगा? क्योंकि एक ही वो है। है तो एक ही, लेकिन मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस भी इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन दूसरा है। कुछ सॉलिड बताओ रीजन। जबकि मैंने ये बातें पहली क्लासों में बता चुकी हैं। देखो हो क्या रहा है, ए प्लस प्लस क्या करता है कि सबसे पहले प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में देखो। प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो जो भी वैल्यू आपने डिफाइन की है उसके अंदर एक ज़्यादा ऐड करवा देगा। यानी कि एक करवाता रहेगा, वन ऐड। इस बात का मतलब ये हुआ, सिंपली ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। सही है। ए प्लस का मतलब क्या है कि ए प्लस वन, यानी कि ए की जो भी वैल्यू है उसमें वन ऐड करवा दो। प्लस प्लस का ये मतलब है। लेकिन ये वाला जो इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले जो प्रीवियस वैल्यू है वो प्रिंट होगी, देन फिर उसके बाद एक वन ऐड होगा। अगर मैं प्लस प्लस पीछे लगा दूंगा तो पहले मेरे पास ए के अंदर एक वैल्यू वन ऐड होगी, उसके बाद प्रिंट होगा। ये देखो टू आएगा आपके पास, देखा क्यों आ रहा है टू? क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ तो उसने क्या देखा कि भाई पहले आपके पास जो ऑपरेटर है वो है प्लस प्लस का। यानी कि इसने देख लिया कि भाई पहले मेरे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है, एडिशन होने के बाद मेरे पास यहाँ पर ए प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब हमने इसको प्रिंट करवाया था पहले यहाँ पे इस तरीके से, तो पहले इसने क्या देखा कि भाई पहले मेरे पास यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है, तो इसलिए इसने यहाँ पे जो है आपको क्या ला के दिया था, डायरेक्टली वन ला के दिया था। ये देखो। और अब अगर मैं दोबारा प्रिंट करवाऊंगा तो फिर ये आपको यहाँ पर क्या ला के देगा, आपको ये ला के देगा टू। देखो यहाँ पे इसने टू ला के दे दिया। ये वाली बात देखो क्लियर हो रही है? पहले मुझे ये बताओ, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ए प्लस प्लस ऑपरेटर क्या काम कर रहा है यहाँ पे? हाँ भाई। स्टूडेंट्स कौन कौन है हमारे साथ? सवाल है तो पूछो। जी अब्दुल भाई, आप बताओ, समझ में आई ये वाली बात? प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे? बस बस। नहीं आ रही समझ?
हाँ। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अब देखो यहाँ पे गौर से समझो, वो क्या रही है कहानी। कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है देखो, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव, दोबारा समझते हैं इसको। मैंने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू वन, सही है। मैं प्रिंट करवाऊंगा ए, मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, वन, ऐसा ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ए आ रहा है उसमें मेरे पास जो है एक वन ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो इस वाली बात का मतलब ये होता है कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। जी। अब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपके पास वैल्यू आएगी ए, उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले आपके पास जो ए है वो आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, उसके बाद ये जो है आपके पास प्लस करवाएगा, और इसके बाद वाली लाइन में जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो फिर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो आएगी ए की वो अब क्या आएगी, टू आएगी। क्या है बात। जी सर। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दूँ, लेट्स से इसके अंदर मुझे है, अच्छा एक काम करते हैं, तो भी मैं ऐसे रखता हूँ, और यहाँ पर हम ए प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, वन। वन। ये देखो, अब देखो ये वन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये पहले वैल्यू को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट करवाने के बाद ऐड करवा रहा है, ये बात याद रखना। पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसी के फ़ौरन बाद दोबारा जब प्रिंट करवाऊंगा ना, तो अब मेरे पास यहाँ पर ऐड हुई वैल्यू आएगी। उससे पहले नहीं दे रहा था वो ऐड हुई वैल्यू। क्यों नहीं दे रहा था ऐड हुई वैल्यू, क्योंकि वो पहले क्या कर रहा है, वो पहले जो है वो ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, और प्रिंट करवाने के बाद जो भी उसकी वैल्यू है उसमें एक ऐड वन करवा रहा है। उसके बाद वाली लाइन में वो क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो उसने ऐड करवाई है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ से बचना चाह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार पहले मेरे पास वो ऐड करवाए वन, उसके बाद प्रिंट करवाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्री प्री इंक्रीमेंट का। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू ऐड होगी ओरिजिनल वाले जो भी नंबर है उसके अंदर, और फिर आपके पास आउटपुट आएगा। ये देखो, अब इसने पहली वाली लाइन में ही टू दे दिया है, देख रहे हो, ये बात समझ आई, दोनों में डिफरेंस। यस सर। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब यही वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं यहाँ पर ऊपर, इस वाले लूप की मैं बात करूं, तो उस वाले लूप में क्या हो रहा है, उस्मान के अंदर प्लस प्लस हो रहा है। इट मीन्स कि पहले उस्मान में क्या वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। जीरो को वो प्रिंट करवा देगा कहाँ पे, कंसोल के अंदर। कंसोल में मैंने जहाँ पे उस्मान का यूज़ किया हुआ यहाँ पर, सही है। उसके बाद फिर मेरी होगी वैल्यू यहाँ पे अपडेट। अपडेट होने के बाद जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी, उस्मान के अंदर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब यहाँ पे वन हो गई वैल्यू मेरी। वन होने के बाद यहाँ पे लूप मेरा चला, उस्मान में यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, वन आ गई। वन आ गई, वन ने चेक किया कि भाई वन इज़ लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, सही है। उसके बाद कंडीशन नंबर थ्री के ऊपर आया ये, यहाँ पर इसने क्या किया कि वन को प्रिंट करवा दिया नीचे यहाँ पे कंसोल में, और फिर इसमें ऐड करवा दिया एक और वन। तो जैसे ही मेरा लूप दोबारा चला, इसने यहाँ पर देखा कि भाई अब उस्मान की वैल्यू क्या हो चुकी है, भाई टू हो चुकी है। टू आई वैल्यू यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट पे कंडीशन चेक हुई कि भाई टू जो है वो छोटा है या बराबर है फाइव के। तो इसने बोला भाई हाँ बराबर, छोटा है इससे है। कंडीशन हो गई ट्रू, इसने पास कर दिया कि भाई तुम आगे जा सकते हो, ये आगे आ गया। जैसे ही आगे आया, उस्मान के अंदर वैल्यू क्या आ गई, टू। टू आ गई एरे के अंदर, प्रिंट हो गई, और फिर टू में क्या हो गया, प्लस प्लस करके एक और नंबर ऐड हो गया। तो जैसे ही मेरा लूप दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या देखा कि भाई अब उस्मान की वैल्यू हो चुकी है भाई थ्री।
फिर 3 यहाँ पर आएगा उस्मान की जगह पे, चेक करेगा कंडीशन कि भाई 3 जो है वो छोटा या बराबर है 5 के। ये बोलेगा कि भाई हाँ भाई बराबर छोटा है 5 के, तो कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, इसने कर दिया पास। पास समझ लो कि जैसे ही आप लेट से कहीं पे एंट्री करने जा रहे हो, सही है, ऑफिस वगैरह के अंदर जा रहे हो कहीं भी, तो अगर आप उस ऑफिस के एम्प्लॉय हो तो आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, या आप स्कूल वगैरह में भी जा रहे हो तो आपका एक आईडी कार्ड होता है, ठीक है। आप चौकीदार को गेट पे आईडी कार्ड चेक कराते हो कि भाई मैं इसी इसी स्कूल के अंदर पढ़ता हूँ। वो आपके कार्ड चेक करता है और आपको बोलता है कि ठीक है भाई आप इस चेक पॉइंट से पास हो गए हो, आप अंदर जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि भाई चेक कर रहा है कि भाई उस्मान के अंदर जो वैल्यू आई है क्या वो छोटी है या बराबर है 5 के। जैसे ही अगर वो बोलेगा कि भाई हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर उसके बाद वो थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा और फिर कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। ये वाली बात क्लियर है यस सर। भाई? अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे चेक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पूरी के पूरी 5 वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो गई। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी और वो बात ये थी, अब मैं यहाँ पे उसको इस डिफाइन कर रहा हूँ, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर मैंने एक ट्विस्ट लेकर आ गया हूँ और वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है और क्या है, एरे डॉट लेंथ। अब देखो यहाँ पर जो, जी जी बोले। सर ये एक दफा वापसी बता देंगे फॉर वाला। और वाला ये पूरा नीचे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, जी थोड़ा सा पीछे। या ऊपर वाला? जी याला नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला तो बता रहा हूँ ना अभी मैंने अभी डिफाइन नहीं किया। सही। अच्छा अब यहाँ पर देखो हो क्या रही है कहानी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ चेंज की है। अच्छा अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, तब तो आप लोगों को सबको पता है कि क्या हो रही है कहानी, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं ये कर दूं एरे डॉट लेंथ, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि एरे की जितनी भी लेंथ है वहां तक मुझे जो लूप है उसको चला के दे दो। अब ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि मिसाल के तौर पे अभी तो आपके पास जो एरे है सामने, इसमें आपको पता है कितनी वैल्यूज़ हैं। आपको पता है कि भाई या तो 5 वैल्यूज़ हैं या 6 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, आपको पता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप लेट से डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो और डेटाबेस में से आपके पास कोई वैल्यू आ रही है उठ करके, वो आपको नहीं पता कितनी वैल्यू है, आ रही बात समझ, लेकिन आप चाह रहे हो कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी के सारी वैल्यूज़ जो है वो लूप के अंदर आनी चाहिए। तब क्या करोगे? अगर आप 10 वैल्यू यहाँ पे लेट से आप 10 लिखते हो और 10 वैल्यूज़ नहीं है, लेट से 15 या 20 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो क्या होगा कि आपके पास आधी वैल्यूज़ आएंगी और आधी तो वैल्यूज़ आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपने हार्ड कोड किया हुआ है कि आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे 10 है तो 10 ही वैल्यूज प्रिंट करेगा वो। जबकि डेटाबेस में से आपके पास 15 वैल्यूज़ आ रही हैं, 20 वैल्यूज़ आ रही हैं एरे के अंदर। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ हमें ये इजाज़त देता है कि एरे की जितनी भी लेंथ है वो खुद करेगा कैलकुलेट